जिसमें आई एम ओपन टू स्पीक ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक जो मुझे दिमाग में आ रहा है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे। जो जो सिस्टम में से याद आएंगे मैं लिखवाता रहूँगा तुम्हें। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोलन कैंसर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोलन कैंसर, फटाफट लिखते रहना। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जल्दी करना थोड़ा। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए टाइप ऑफ, ulcerative colitis is a type of, your answer is autoimmune, autoimmune inflammatory, autoimmune inflammatory bowel disease, autoimmune inflammatory bowel disease। चलो आगे, नेक्स्ट। Which diseases are, which diseases are autoimmune, autoimmune inflammatory bowel disease, autoimmune inflammatory bowel disease, IBD बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीजेस। दो आती हैं, याद रखिएगा। एक का नाम तो तुम्हें बता दिया है मैंने, दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। और सेकंड आता है दैट इज क्रोहन्स डिजीज। विच डिजीज? क्रोहन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस दैट इज नोन एज ब्लडी डायरिया, इसमें क्या होगा? ब्लडी डायरिया होगा। और क्रोहन्स डिजीज के अंदर म्यूकस डायरिया, म्यूकस डायरिया, म्यूकस कंटेनिंग डायरिया आएगा क्रोहन्स डिजीज में। लिखा? नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, इनमें लिखवा रहा हूँ मैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेक्टम, कहाँ से स्टार्ट होगी? स्टार्ट्स फ्रॉम रेक्टम, रेक्टम से स्टार्ट होगा एंड असेंडिंग अपवर्ड, असेंडिंग डिजीज, असेंडिंग डिजीज होगा। अगर हम जीआई ट्रैक्ट को देखें, जीआई ट्रैक्ट कुछ इस तरह से है, ठीक है, ऐसे। यहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये। और उसके बाद में ये घूम के यहाँ रेक्टम बनेगा। ये डिजीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, रेक्टम से। पहले, सबसे पहले इस पार्ट को अफेक्ट करती है। You can see some images related to ulcerative colitis and Crohn's disease। सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड Crohn's disease के अंदर डिफरेंस। दिस इमेज यू कैन सी, दिस वन, it is Crohn's disease, this one, it is Crohn's disease and it is ulcerative colitis।
यहीं पर समझा देता हूं, ध्यान से सुन लो, आने वाले क्वेश्चंस हैं। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डिजीज यहां से शुरू होगी, ऊपर तक जाएगी ऐसे, कॉन्टिन्यूअस इन्फ्लामेशन है। इसको देखोगे ये नॉर्मल है, यहाँ इन्फ्लामेशन है, ये चीज़ नॉर्मल है, ये इन्फ्लामेशन है, ये नॉर्मल है, यहाँ फिर नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। जगह जगह पर बीच बीच में इन्फ्लामेशन किस में देखने को मिलता है? क्रोहन्स डिजीज में। अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर है तो कॉन्टिन्यूअस नीचे से डिजीज स्टार्ट होके ऊपर असेंड करती है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज इज हैविंग असेंडिंग पैटर्न, ऊपर चढ़ती है, दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? ब्लडी डायरिया, पेशेंट को ब्लड जरूर आएगा, ब्लडी डायरिया देखने को मिलेगा। क्रोहन्स डिजीज जो है उसके अंदर ब्लडी डायरिया नहीं होता, म्यूकस कंटेनिंग डायरिया है। डायरिया दोनों में होता है, दोनों इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ए टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ए टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज in which inflammation is in continuous pattern, continuous is ulcerative colitis, continuous है। अब अगर आगे बढ़ेगा तो ये सारा एरिया डैमेज होगा, ये सारा एरिया डैमेज होगा। क्रोहन्स डिजीज में सेगमेंटल इन्फ्लामेशन होता है। कौन सा इन्फ्लामेशन? सेगमेंटल इन्फ्लामेशन। Segmental inflammation is seen in which inflammatory bowel disease? Your answer is Crohn's disease. दो ही डिजीज आती हैं जिनको हम inflammatory bowel disease बोलते हैं, that is Crohn's disease और ulcerative colitis. Ulcerative colitis will lead to colon cancer, colon cancer को लीड करती है। इससे कभी भी कैंसर नहीं होता क्योंकि इसमें ब्लड नहीं निकलता है। ब्लीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ कैंसर, यस और नो? चलूं आगे, नेक्स्ट। इमेज पे ही पढ़ा देता हूं तुम्हें कुछ कुछ, चलिएगा नेक्स्ट। पढ़ा है कोक पाउ चिलियोस्टमी, यस और नो? हाँ, नहीं पढ़ा? कोक पाउ चिलियोस्टमी क्या होती है देखिएगा। जिन कंडीशन में बोवल का इन्फ्लामेशन हो जाए उन कंडीशंस के अंदर हम कोक पाउ चिलियोस्टमी क्रिएट करते हैं। ये आपका यूरिनरी डाइवर्जन है, इलियक कंड्यूट बोलते हैं इसको। इनकी इमेजेज आती हैं, देखो किडनी से ये जोड़ा हुआ है, ये नियो ब्लैडर कहलाता है। क्या कहलाता है? नियो ब्लैडर। सुनते रहना, मन करे तो लिख लेना। नियो ब्लैडर कहाँ क्रिएट करते हैं? जिन पेशेंट को ब्लैडर कैंसर होता है, जिन पेशेंट्स को ब्लैडर कैंसर है और सिस्टेक्टमी करनी पड़ती है। सिस्टेक्टमी मतलब ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स के अंदर अगर ट्यूमर फैल चुका है ब्लैडर के अंदर, तो हम क्या करते हैं? ब्लैडर को रिमूव करते हैं। ब्लैडर कैंसर के अंदर अगर मसल्स इन्वॉल्व हो गई तो रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर को हम रिमूव करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर रिमूव करने की प्रोसेस कहलाती है सिस्टेक्टमी। सिस्टेक्टमी, यू रिमूव ब्लैडर। अब देखिएगा, ब्लैडर अगर हमने निकाल दिया तो बॉडी के अंदर जो यूरेटर से यूरिन आएगा वो यूरिन का स्टोरेज हमने निकाल दिया है। ब्लैडर इज ए टेम्परेरी स्टोर फॉर यूरिन, स्टोर हाउस है, यूरिन को रोक के रखता है, अदरवाइज यूरिन टपक टपक चलता रहेगा। सो अगर किसी का ब्लैडर हमने निकाल दिया तो उसकी जगह हमें कुछ बनाना पड़ेगा।
उसको हम बोलते हैं नियो ब्लैडर। क्या बोलते हैं? नियो ब्लैडर। और नियो ब्लैडर मतलब न्यू ब्लैडर तुमने क्रिएट किया है। नियो ब्लैडर क्रिएट करने के लिए हम बॉडी से कौन से ऑर्गन को रिसेक्ट करके नियो ब्लैडर बनाते हैं? किससे करते हैं? इलियम से। किससे करते हैं? इलियम से। और इस प्रोसेस को बोला जाता है इलियक कंड्यूट। इलियक कंड्यूट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलियक कंड्यूट बोलते हैं। अब देखिएगा, ये हमने ब्लैडर क्रिएट किया है, ये इलियम से बनाया है। इलियम से ब्लैडर क्रिएट करने के बाद में इसमें स्टोर होगा, और यहाँ से हमने स्टोमा क्रिएट किया है। क्या बोला है? यूरोस्टोमी। यूरिन के लिए स्टोमा क्रिएट करना, दैट इज यूरोस्टोमी। बेटा ध्यान से देखना, अगर ये इमेज आएगी तो ये कहलाएगी यूरिनरी डाइवर्जन का इलियक कंड्यूट, या हम बोल सकते हैं नियो ब्लैडर। इसमें इस पार्ट के अंदर यूरिन का कलेक्शन होगा, और उस यूरिन को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। कैसे? कैथेटर डाल के। और ये जिंदगी भर पेशेंट को रहेगा। हमने पेशेंट को सिखाना है कि ये स्टोमा यूरिन के लिए है। आपने हर 4 घंटे बाद इसमें कैथेटर डालना है, और यूरोबैग के अंदर या वॉशरूम में इसको एम्प्टी करना है। समझ में आया? ब्लैडर कैंसर मोस्ट कॉमनली अमंग मेल्स, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और रिसेंटली ट्रेंडिंग में है, ब्लैडर कैंसर के लिए मोस्ट इफेक्टिव इम्यूनोथेरेपी बताइएगा। आज के टाइम में उस इम्यूनोथेरेपी का ब्लैडर कैंसर बेस्ट ड्रग और इम्यूनोथेरेपी कौन सी यूज करते हैं हम ब्लैडर कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए? ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। यू मस्ट रिमेंबर दैट इज बीसीजी वैक्सीन। क्या करते हैं? बीसीजी वैक्सीन। कितना mg? 80 mg। देना कैसे है? देना कैसे है? हाँ, देना कैसे है? इंट्रावेसिकल। किस में डालेंगे? ब्लैडर में डालेंगे। इंट्रावेसिकल। डायरेक्ट ब्लैडर में डालते हैं। यूरिनरी कैथेटर डालेंगे। कौन सा? K90, सुना है नाम? सिर्फ सिंगल यूज के लिए होता है। यूरेथ्रा के अंदर कैथेटर डाला। 80 mg बीसीजी वैक्सीन जो बच्चों को लगती है ट्यूबरक्लोसिस के टाइम, वो वैक्सीन हमने 10 ml सलाइन में घोल के और फ्लश करनी है अंदर। उसके बाद कैथेटर को निकाल देना है। पेशेंट को बोलना है कि तुमने एटलीस्ट 2-3 घंटे तक यूरिन को होल्ड रखना है, उसके बाद में वो यूरिन पास कर लेगा। 3 घंटे तक बीसीजी अंदर रहनी चाहिए। आज के टाइम में ब्लैडर कैंसर में सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट बीसीजी वैक्सीन है, सबसे इफेक्टिव। चलूं आगे? समझ आया? यस और नो? इलियम सबसे बड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। कितने पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? कौन कौन से? हाँ, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जेजुनम और इलियम। देयर आर 3 पार्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम सबसे छोटा होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है।
जेजुनम 2 मीटर का होता है और इलियम 3 मीटर लॉन्ग होता है। इसलिए इलियम हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पाउच वगैरह बनाना हो तो इलियम का बनता है। इलियम इफेक्टिव पाउचिंग का काम करता है। अगर किसी पर्सन में ब्लैडर को निकालना पड़े तो हम यूरिनरी डाइवर्जन करते हैं, यूरिन को डाइवर्ट कर देते हैं नियो ब्लैडर बना के, और एक स्टोमा क्रिएट कर देते हैं। पेशेंट को कहते हैं हर 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 4 आवर्स बोलते हैं, 4 आवर्स के बाद तुमने इसमें कैथेटर डालना है, पैकेट को खाली कर लेना है तुमने, अंदर होगा पैकेट। आई कहानी समझ? नेक्स्ट, सेकंड। ओके, चलूं आगे। सॉरी, नेक्स्ट। बेस्ट ड्रग इन ब्लैडर कैंसर। बेस्ट इम्यूनोथेरेपी। बस 2 मिनट्स देख लीजिएगा, पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है इम्यूनोथेरेपीज फॉर नॉन मसल इन्वेजिव BCG इज बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन BCG वैक्सीन हम यूज करते हैं। अर्ली स्टेज कैंसर में BCG ट्रीटमेंट दैट इज ए फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी सबसे बेस्ट। जहाँ ब्लैडर की मसल्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट BCG के 6 शॉट्स एवरी वीक, 1 शॉट हर हफ्ते में 1 बार BCG इंट्रावेसिकल डालते हैं। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई बात समझ में? एक चीज़ और दिखानी है मैंने आपको, दैट इज बात चली थी कोक पाउच से। कोक पाउच दिखाऊं? कोक पाउच, कोक पाउच वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमने लार्ज इंटेस्टाइन को निकाल दिया है, जहाँ टोटल कोलेक्टमी होती है। टोटल कोलेक्टमी के अंदर हम लार्ज इंटेस्टाइन को निकाल देते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है इलियम, वहाँ से एक पाउच बना देते हैं बॉडी के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है इसके अंदर कि पेशेंट को बाहर बैग नहीं पहनना पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लो किसी पर्सन को लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर है और उसकी पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन तुमने रिमूव कर दी, अब उसके पास क्या बची? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन से इलियोस्टमी क्रिएट कर दी। इलियोस्टमी तुम्हें कहाँ मिलेगी?
इलियोस्टमी कहाँ मिलेगी? राइट लोअर क्वाड्रेंट में मिलेगी। बेटा 4 क्वाड्रेंट हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड। यहाँ कोलोस्टमी होती है, यहाँ इलियोस्टमी होती है। दोनों इमेज नोरसेट में आ चुका है। जो राइट लोअर क्वाड्रेंट होगा, जहाँ अपेंडिक्स होती है, वहाँ इलियोस्टमी होती है, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट जो है वहाँ कोलोस्टमी की मोस्ट कॉमन साइट है। अगर कोलोस्टमी होगा तो इस क्वाड्रेंट में होगा, इलियोस्टमी होगा तो इस क्वाड्रेंट में होगा। ध्यान से सुन लेना। 2 तरह की इलियोस्टमी होती है। एक इलियोस्टमी जो ट्रेडिशनल इलियोस्टमी है, जिसमें पाउच पहनना पड़ता है। उस पाउच को खाली करने से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी पर्सन को इलियोस्टमी पाउच लगा हुआ है, ये पाउच है, इस पाउच को हम खाली कब करेंगे? दिस पाउच शुड बी एम्प्टीड व्हेन इट इज 1/3 फुल। कितना? 1/3 फुल हो जाएगा तो इसको खाली करना है। इतना भर गया तो इसको खाली करना है। दैट यू मस्ट रिमेंबर, नोरसेट का क्वेश्चन है। इलियोस्टमी बैग शुड बी एम्प्टीड व्हेन इट इज 1/3 फुल। 1/3 इतना भरेगा तो हम इसको खाली करते हैं। चलो आगे। नेक्स्ट अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मैं बैग पहनना इजी नहीं है, जिंदगी भर बैग पहनना, स्मेल सारा कुछ रहेगा। अगर कोई पेशेंट कहता है कि मैंने बैग नहीं पहनना, मेरे तो अंदर ही कुछ पाउच क्रिएट कर दो, तो उसको बोलते हैं कोक पाउच इलियोस्टमी। क्या बोलते हैं? कोक पाउच। ये देखो, ये इलियम पार्ट है, इस इलियम पार्ट से अंदर एक पाउच बना दिया, इस पाउच को बोला गया है कोक पाउच। क्या बोला गया है? कोक पाउच बोला गया है। जो भी स्टूल होगा वो इसमें आएगा। इस पाउच को भी एवरी 4 आवरली हम पेशेंट को कहते हैं ये स्टोमा बाहर छोड़ देते हैं। स्टोमा रहेगा बस बाहर, पाउच नहीं लटकाना पड़ेगा, होल होगा। पेशेंट अपना पैंट शर्ट पहन के ऑफिस जाना है, जहाँ मर्जी जाए। इस पाउच को 4 घंटे बाद कैथेटर डाल के, मोटा कैथेटर होता है, छोटा, ये कैथेटर है। ये कैथेटर पेशेंट को बोलना है इसको थोड़ा सा वेट करके अंदर डाले, और जो भी इसके अंदर फीकल मटेरियल है वो फ्लश कर देगा। वो वॉशरूम में जाके 2 मिनट का प्रोसीजर होता है। पेशेंट को सब सिखाते हैं इलियोस्टमी कोक पाउच को खाली कैसे करना है। कैथेटर को गीला किया, अंदर डाला, नीचे करेगा, लिक्विड होता है सारा, वो निकल जाएगा। खाली किया, कैथेटर धोया अपना, और जो काम करना वापस। एवरी 4 आवरली इसको खाली करना होता है। ये बनता है कोक पाउच। इसको बोलते हैं कोक पाउच इलियोस्टमी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। टेक केयर, बाय।